के अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रीजनल स्टडी जो हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। उसमें नेक्स्ट आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। अगर सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करें तो संपूर्ण विश्व में यह आर्थिक क्रियाकलाप या हम कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें एक अग्रणी महाद्वीप है, जिसका कारण है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आने वाले देश कनाडा, यूएसए, ये दोनों ही देश क्या है संपूर्ण विश्व में इनमें व्याप्त जो काम करने का तरीका है, इनके द्वारा जो काम में ली जाने वाली हाई टेक्नोलॉजी है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो उपस्थित उद्योग, खनिज एवं उनके ऊर्जा संसाधन, उनके परिवहन की सुविधाएं जो उनके लिए क्या है एक प्लस पॉइंट हो जाता है आर्थिक क्रियाकलाप में संपूर्ण विश्व में अग्रणी स्थान रखने का। ये अग्रणी स्थान इसलिए भी रखता है कि यहाँ उपस्थित जो कम जनसंख्या है, यानी यहाँ की कम जनसंख्या जो है यहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही इस आर्थिक क्रियाकलाप के साथ साथ एक निर्यातोन्मुखी यानी यहाँ से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ का किया जाता है। तो यह जो सुविधाएं हैं या ये जो उपरोक्त सुविधाएं हैं ये संपूर्ण महाद्वीप को, जिसमें आने वाले देश कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अपने राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आर्थिक क्रियाकलाप को संभाले हुए हैं। हालांकि यह देश जो है या हम कहें कि यह महाद्वीप जो है वो किसी समय में एक संपूर्ण जंगली क्षेत्र या हम कहें कि संपूर्ण वनों से ढका हुआ क्षेत्र होता था, लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ ये है जब तक यहाँ यूरोपीय लोग यहाँ नहीं पहुँचे थे, यानी यूरोपीय लोगों ने जब यहाँ आना जाना शुरू किया तो इसके आने के बाद यूरोपीय लोगों ने इस संपूर्ण महाद्वीप में उपस्थित जो वन्य क्षेत्र था उन वन्य क्षेत्र को साफ करके और इस क्षेत्र की जो धरातल था उसको कन्वर्ट किया किसमें, कृषि भूमि में। और कृषि भूमि में कन्वर्ट करने के साथ ही धीरे धीरे यहाँ कृषि कार्य किया जाने लगा और कृषि कार्य के साथ साथ यहाँ जो है लोगों के द्वारा टेक्नोलॉजी जो काम में धीरे धीरे ली जाने लगी, जिससे लोगों ने अपने आप को क्या किया एक काफी विकसित श्रेणी में ले आए और उस टेक्नोलॉजी से इन्होंने उद्योग, व्यापार, जिसके साथ ही इन्होंने परिवहन की सुविधाएं, इस प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ अनेक व्याप्त कर दी, जिसके लिए इनका प्लस पॉइंट भी ये हुआ कि इसमें जो कम जनसंख्या है वो कम जनसंख्या होने के कारण ये लोग जो है वो वहाँ की अपनी जो लोकल डिमांड होती है, जो स्थानीय मांग होती है उसको तो पूरा करते ही हैं, साथ ही संपूर्ण विश्व में या हम कहें कि अन्य देश विदेशों में भी अपना माल जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आर्थिक क्रियाकलाप में जो मुख्य साधन या मुख्य स्रोत कहें तो वो है नंबर 1 कृषि, नंबर 2 यहाँ किए जाने वाले उद्योग धंधे, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और नंबर 4 परिवहन सुविधाएं। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से ये पॉइंट्स हैं जो कि आर्थिक क्रियाकलाप को मजबूत बनाए हुए हैं और इन्हीं पॉइंट्स का हम लोग क्या है 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कृषि के बारे में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें कृषि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक समय था जब यह संपूर्ण महाद्वीप जो है वो वन्य क्षेत्रों से ढका हुआ था, लेकिन यह बात कब की है जब तक यूरोपवासी यहाँ क्या है आगमन यूरोपवासियों का नहीं हुआ था। यूरोपवासी आने के बाद उन्होंने वन्य क्षेत्र को कन्वर्ट किया किसमें, एग्रीकल्चर लैंड, इट मीन्स कृषि भूमि में, और धीरे धीरे इस क्षेत्र पे कृषि कार्य किया जाने लगा। तब से लेकर के आज तक इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चाहे वो कनाडा देश हो चाहे वो यूएसए देश हो, इन दोनों ही देशों में एक उत्तम क्वालिटी या हम कहें कि उन्नत किस्म की यानी हाई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि कार्य किया जाता है, जिससे ये लोग अपने वहाँ की डिमांड तो पूरी करते हैं, साथ ही बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इस महाद्वीप की जो जलवायु है या यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं, यहाँ का जो धरातलीय क्षेत्र है वो भी यहाँ के कृषि कार्य को उन्नत बनाने में उनके लिए क्या हुआ है सहयोग या हम कहें कि सहभागी साबित हुआ है। यद्यपि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम बात करते हैं अमेरिका की, यूएसए की 10% जो जनसंख्या है, कितनी 10% जो जनसंख्या है वो ही कृषि कार्यों में लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसका कृषि कार्य क्या है एक उत्तम क्वालिटी का या हम कहें कि हाई लेवल पे किया जाता है, जिसका कारण है
कि यहाँ किया जाने वाला जो कृषि कार्य है वो मशीनीकृत कृषि कार्य किया जाता है, यानी मनुष्य के हाथों से यहाँ कृषि कार्य कम किया जाता है, जबकि मशीनों के द्वारा यहाँ कृषि कार्य ज्यादा किया जाता है, जिस कारण यह संपूर्ण विश्व में कृषि के क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है, संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप। और इसमें भी कौन सा देश? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात करते हैं कि इस महाद्वीप में कौन कौन से कृषि या कौन कौन से खाद्यान्न उत्पादित किए जाते हैं। तो इसमें आ जाता है नंबर 1 गेहूं, मक्का, कपास, तंबाकू। इसके अलावा यहाँ बागवानी कृषि भी की जाती है और साथ ही रसदार फलों की कृषि भी की जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं इन फसलों के बारे में वन बाय वन कि कहाँ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में और कितनी मात्रा में खाद्यान्न और कौन कौन सा उत्पादित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 गेहूं। तो गेहूं जो है वो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैं बात कर रही हूँ, तो कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए दोनों ही गेहूं की कृषि के लिए क्या है, मुख्य देश माने जाते हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का खाद्यान्नों में गेहूं का क्या है, मुख्य स्थान आता है, जिसमें देश मैंने आपको बताया कनाडा और यूएसए दोनों का स्थान आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो संपूर्ण विश्व का कितना 10% गेहूं उत्पादन करता है। और गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान, 3rd स्थान कौन से देश का, यूएसए का संपूर्ण विश्व में आता है। मैं जो ये बोलती जा रही हूँ वो आप शॉर्ट नोट टाइप में साथ साथ लिखते जाइए कि विश्व की 10% गेहूं उत्पादित करता है अकेला यूएसए, और संपूर्ण विश्व में गेहूं उत्पादन में 3rd स्थान आता है किसका, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसके उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। इसके अलावा यहाँ जो है गेहूं के क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है उनमें सबसे मुख्य विशेषता कि यह एक मशीनीकृत फसल है। मशीनीकृत फसल यानी हम कहें कि मशीनों के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, और इसके साथ ही यह एक यंत्रीकृत यानी ज्यादा से ज्यादा यंत्रों का उपयोग किया जाता है गेहूं को उत्पादित करने में। और साथ ही यह यहाँ की क्या है, व्यापारिक कृषि भी है, यानी मशीनीकृत भी है तो यहाँ की क्या है, व्यापारिक कृषि है। यानी जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऐसी फसल जिसका स्थानीय मांग के साथ साथ मुख्य रूप से व्यापार किया जाए वो कौन सी फसल होती है, व्यापारिक फसल। तो यूएसए की गेहूं जो है वो मशीनीकृत एवं व्यापारिक फसल है। अब हम बात करते हैं यूएसए और कनाडा के अलग अलग जो गेहूं के क्षेत्र हैं उनमें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रकार की गेहूं उत्पादित की जाती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की गेहूं। एक आ जाती है बसंतकालीन गेहूं और दूसरी आ जाती है शीतकालीन गेहूं। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बसंतकालीन गेहूं कौन से क्षेत्र में और शीतकालीन गेहूं कौन से क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। यानी यूएसए और कनाडा दोनों ही देशों में जो है वो बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं उत्पादित की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बसंतकालीन गेहूं की। तो बसंतकालीन गेहूं जो है वो अगर हम देखते हैं यूएसए में, तो बसंतकालीन गेहूं, मैं साथ के साथ यहाँ मैप में भी इसको शो कर देती हूँ। बसंतकालीन गेहूं जो है वो यूएसए में प्रेरित क्षेत्र जो है उसके उत्तरी भाग में, प्रेरित क्षेत्र के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना, ये वाला जो क्षेत्र है, डेकोटा, मोंटाना। और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक स्टेट आता है यूएसए का, नेब्रास्का। कौन सा क्षेत्र, नेब्रास्का स्टेट आता है, जो कि बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं का पार्टीशन माना जाता है। यानी इस नेब्रास्का स्टेट के उत्तर में अगर आपसे पूछा जाए तो यूएसए में बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र है, और इस नेब्रास्का राज्य के दक्षिण में अगर हम बात करें तो यूएसए में शीतकालीन गेहूं उत्पादन क्षेत्र आता है। सबसे पहली बात तो हो जाती है यूएसए की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं उत्पादित की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यूएसए में, तो प्रेरित जो घास क्षेत्र है उसका जो उत्तरी भाग है उसमें
मोंटाना, डेकोटा, नेब्रास्का, इन क्षेत्रों में कौन सी बसंतकालीन गेहूं उत्पादित की जाती है। और बसंत काल में भी मैंने आपको बताया कि नेब्रास्का राज्य जो है वो क्या है, शीतकाल और बसंतकालीन गेहूं क्षेत्रों को बांटता है। इसके अलावा नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, ये क्या है, बसंतकालीन क्षेत्र आ जाते हैं। आप मैप में यहाँ आप देखेंगे तो मोंटाना, उत्तरी डेकोटा, दक्षिणी डेकोटा, ये क्या है, बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र आ जाते हैं। कौन से राज्य, कौन से देश के, तो वो आ जाते हैं यूएसए के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बसंतकालीन गेहूं की कनाडा में, तो कनाडा में आता है कौन सा, अल्बर्टा, सस्केचुआन बेसिन। कनाडा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जाता है अल्बर्टा, सस्केचुआन बेसिन। ये कौन सा क्षेत्र, कनाडा का, और है कौन सा, बसंतकालीन गेहूं। यानी इसके आगे मैं आपको बना देती हूँ, ये जो सिंबल बनाया हुआ है ये किसका है, बसंतकालीन गेहूं का, जो कि कनाडा और यूएसए दोनों में ही आता है। कनाडा में मैंने आपको बताया अल्बर्टा, सस्केचुआन बेसिन और विनिपेग। ध्यान रखिएगा, विनिपेग जो है वो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। कौन सी सिटी, विनिपेग सिटी विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कौन सी है, विनिपेग। कौन से देश में है, कनाडा में, विनिपेग। आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी तो कौन सी आ जाती है, विनिपेग। और अगर यूएसए में हम बात करें तो वायोमिंग क्षेत्र पड़ता है, कौन सा, वायोमिंग, जिसमें मिनियानापोलिस, मिनियानापोलिस जो है वो क्या है, गेहूं मंडी है यूएसए की। कौन सी है, मिनियानापोलिस, यूएसए की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, और ये है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, कहाँ, विनिपेग में। अब हम बात करते हैं शीतकालीन गेहूं की। तो शीतकालीन गेहूं क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से यूएसए में ही पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि नेब्रास्का राज्य जो है वो बसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं का क्या करता है, डिवाइडेशन करता है, यानी इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटता है। अगर शीतकालीन गेहूं में हम बात करते हैं तो उटाह राज्य, कोलोराडो राज्य और कनसास राज्य जो है, उटाह, कोलोराडो, कनसास और कुछ भाग नेब्रास्का का भी आ जाता है। तो ये आता है किसमें, शीतकालीन गेहूं में। तो इस प्रकार इसमें जो है मुख्य रूप से बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं उत्पादित की जाती है। और इसके अलावा हम देखें कि कोलंबिया पठार क्षेत्र जो है, कौन सा, कोलंबिया पठार क्षेत्र, यहाँ भी गेहूं उत्पादन किया जाता है। और कुछ भाग कैलिफोर्निया का, कौन सा, कैलिफोर्निया गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी किसमें आता है, यूएसए के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आता है। इसके अलावा इस देश के सभी प्रांत में थोड़ा थोड़ा गेहूं उत्पादन किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो यूएसए के साथ साथ कनाडा में भी मैंने आपको बताया कि बसंतकालीन गेहूं उत्पादित की जाती है। तो इसके जो ये झील, महान झील के जो क्षेत्र हैं इनके आसपास शीतकालीन गेहूं भी उत्पादित की जाती है, कहाँ, कनाडा में। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूएसए में जो है लाल गेहूं, सफेद गेहूं, कठोर लाल गेहूं, इस प्रकार से अलग अलग किस्म की गेहूं उत्पादित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है व्यापार करना। कनाडा जो है वो देश, कनाडा देश जो है वो गेहूं का प्रमुख निर्यातक देश भी बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गेहूं उत्पादन जो है वो कनाडा और यूएसए में मुख्य रूप से किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र और शीतकालीन गेहूं क्षेत्र। इसके अलावा मैंने आपको बताया कैलिफोर्निया क्षेत्र और कोलंबिया पठार क्षेत्र किसमें आते हैं, यूएसए के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। अब हम बात करते हैं मक्का। जिस प्रकार से गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से यूएसए और कनाडा में किया जाता है, वैसे ही माना जाता है कि मक्का का जन्म स्थल है वो मध्य अमेरिका को माना जाता है।
यानी ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में मक्के की फसल का उत्पादन सर्वप्रथम, या हम कहें कि मक्के का उत्पादन जो किया गया, मक्के का जो जन्म स्थल है वो क्या है, मध्य अमेरिका को ही माना जाता है, या हम कहें कि मैक्सिको को माना जाता है। जो ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस जब 1492 में 1492 में जब कोलंबस पहुंचा था कहाँ, उत्तरी अमेरिका, और उसने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, तो उससे पहले जो यहाँ के आदिवासी लोग थे वहाँ का मुख्य भोजन था क्या, मक्का, और इसके बाद धीरे धीरे अन्य फसलों का उत्पादन यहाँ किया जाने लगा था। अगर हम मक्के के बारे में बात करें तो यह एक उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु होती है, उष्णार्द्र जलवायु का पौधा होता है, उष्ण आर्द्र, यानी इसके लिए उष्ण जलवायु प्लस आर्द्र प्रकार की जलवायु चाहिए होती है, किसके लिए, मक्का की फसल के लिए, और इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 12 से लेकर के 35 सेंटीमीटर जो है वो क्या चाहिए, तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। और इसके अलावा यह दलदली मिट्टी एवं कम उपजाऊ मिट्टी में भी उपजाया जा सकता है। ये क्या है, मक्के की फसल की विशेषता है कि उष्णार्द्र प्रकार का पौधा है, या हम कहें कि उष्णार्द्र जलवायु में उत्पादित की जाने वाली फसल है। यह दलदली क्षेत्र या कम उपजाऊ मिट्टी में भी बोया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करता है। कौन सा देश, यूएस से। और आपसे पूछा जाए कितना, तो 2/3 भाग, यानी संपूर्ण विश्व के मक्के का जो उत्पादन होता है उसका 2/3 भाग अकेला, 2/3 इनमें 66% अकेला यूएस से देश जो है वो उत्पादित करता है। अगर हम बात करते हैं इसके उत्पादन क्षेत्रों की, तो मिसिसिपी का जो ऊपरी क्षेत्र है, मिसिसिपी जो नदी आती है, इस नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है, इस ऊपरी क्षेत्र में, या हम कहें कि मिसिसिपी के जो ऊपरी घाटी क्षेत्र है उसमें यह मुख्य रूप से बोया जाता है। इसके साथ ही मक्का जो है जिसका उत्पादन यूएसए में, या हम कहें कि यहाँ की जो मक्का पेटी है वो मध्य ओहियो से लेकर के मध्य टेक्सास और केंटुकी से विस्कोसिन तक विस्तृत है। इसके अलावा यानी यहाँ के जो क्षेत्र हैं केंटुकी, ओक्लाहोमा, कनसास, ओहायो, इन क्षेत्रों में क्या बोया जाता है, मक्का बोया जाता है, या इसको मक्का पेटी भी कहा जाता है। और इसके मैप में भी मैं आपको शो कर देती हूँ कौन सा क्षेत्र, तो इसमें आ जाता है ओहियो, इलिनॉइस और मिनेसोटा, नेब्रास्का, पेंसिल्वेनिया, ये क्षेत्र आ जाते हैं जिसमें मक्का की पेटी के रूप में। ये वाला भाग, इसके साथ ही ये वाला भाग, यानी महान झील से लेकर के मैक्सिको की खाड़ी तक जो है वो मक्का बोया जाता है। यहाँ आ जाता है पेंसिल्वेनिया, यह जाता है नेब्रास्का। तो इस क्षेत्र में कौन सा मक्का बोया जाता है, या हम कहें कि ये कौन सी पेटी, मक्का की पेटी, कहाँ, यूएसए में। यानी मक्का जो है वो कनाडा में नहीं, कहाँ, यूएसए में ही बोया जाता है। और संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, यूएसए में ही होता है। और पशुओं के साथ मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी चारे के रूप में मक्के का काम में लिया जाता है। तो ये हो गई गेहूं पेटी, नेक्स्ट हो गई मक्का पेटी। और अब हम बात करते हैं कपास, यानी जिस प्रकार से गेहूं और मक्का यहाँ का मुख्य फसल है, वैसे ही यूएसए में कपास जो है वो प्रमुख उत्पादक के रूप में होती है। यानी यहाँ की जो अनेक भागों की जलवायु है, यूएसए की अनेक भागों की जलवायु है, वो कपास के लिए क्या है, उपयुक्त है, जिससे यहाँ उत्पादन भी ज्यादा होता है। इसके प्रारंभ में 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान, और पकते समय इसको 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कपास के पौधे की एक मुख्य विशेषता कि इसको 100 दिन पाला रहित चाहिए होते हैं। यानी कपास की फसल के लिए इसके संपूर्ण जो उत्पादक समय है उसके उत्पादन में 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। तो यूएसए के अनेक भागों की जलवायु जो है वो कपास के उत्पादन के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। अगर वर्षा के बारे में बात करें तो 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वो कपास के पौधे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम कपास की जो रेशे की लंबाई होती है उसके आधार पर हम बात करते हैं तो यह 4 प्रकार की होती है। एक होती है
समुद्री द्वीपीय कपास जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है और इसके रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। नेक्स्ट नंबर 2 जो आती है वो आती है इजिप्टियन या मिस्र कपास, जिसकी रेशे की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। और तीसरे नंबर की जो कपास होती है वो अमेरिकी कपास कहा जाता है और इसकी रेशे की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर तक होती है। और सबसे लास्ट या हम कहें कि निम्न क्वालिटी की जो कपास होती है वो होती है भारतीय कपास और उसके रेशे की लंबाई होती है 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच उसके रेशे की लंबाई होती है। तो यहाँ उत्पादित की जाने वाली जो कपास है वो भी अच्छे प्रकार की ही मानी जाती है। कौन सी कपास? यहाँ एक तो समुद्री द्वीपीय कपास बोई जाती है जो कि मैक्सिको के खाड़ी तटीय क्षेत्र और वेस्ट इंडीज जो द्वीप समूह है इन क्षेत्रों में कौन सी कपास? समुद्री द्वीपीय कपास बोई जाती है। और इसके साथ ही यहाँ बोई जाने वाली जो कपास है वो कौन सी कपास? अमेरिकी कपास, जिसके रेशे की लंबाई मैंने आपको बताया कि 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो मिसिसिपी नदी का जो निचला क्षेत्र है, कौन सा? मिसिसिपी नदी का जो निचला क्षेत्र है उसमें बोई जाती है कौन सी फसल? कपास की फसल। और इसके क्षेत्र में हम बात करें तो आ जाता है टेक्सास, ओक्लाहोमा, अलाबामा और फ्लोरिडा राज्य। यहाँ टेक्सास, इसको हम शो कर देते हैं कपास, इट मीन्स कॉटन, सी से। यहाँ टेक्सास, ओक्लाहोमा, अलाबामा, फ्लोरिडा, यहाँ कौन सी फसल? कपास की फसल बोई जाती है। और यहाँ आ जाता है समुद्री द्वीपीय, जिसमें वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में समुद्री द्वीपीय कपास का उत्पादन किया जाता है। तो मैंने बताया टेक्सास, अलाबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी क्षेत्र में कपास का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके अलावा अगर एक मुख्य वृहद क्षेत्र में भी हम बात करते हैं तो वो आता है कि मिसिसिपी नदी तथा अटलांटिक महासागर के बीच, मिसिसिपी नदी और अटलांटिक महासागर जो है इसके बीच में स्थित पिडमोंट पठार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौतिक प्रदेश पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि पिडमोंट पठार, तो पिडमोंट पठार के आसपास का जो नदी क्षेत्र है और उसमें भी जो मुख्य नदी आती है वो आती है ब्लू रिज और टेनेसी नदी। उन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है वहां भी मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर आपसे बात करें यूएस से कि या हम आपसे बात करते हैं संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो आपसे पूछा जाए तो सबसे ऊपर कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कृषि पेटियों का क्रम उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर। तो सबसे ऊपर कपास की पेटी, गेहूं की पेटी, देन आती है मक्का पेटी और सबसे नीचे या दक्षिण में कहीं तो आती है कपास की पेटी। यानी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊपर गेहूं, देन मक्का, देन कपास की पेटी, या हम कहें कि कपास उत्पादक क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बोई जाने वाली फसल कौन सी? तंबाकू। तो इनमें भी यूएसए जो है संपूर्ण विश्व का सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है और संपूर्ण विश्व का कितना 40% तंबाकू जो है वो यहाँ उत्पादन किया जाता है। कहाँ? यूएसए में। अकेला 40% जो उत्पादन है वो यूएसए करता है। और इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मेरीलैंड से लेकर के वर्जीनिया और उत्तरी कैरोलिना भाग, आप एटलस में देखिए कि मेरीलैंड, उत्तरी कैरोलिना और वर्जीनिया का जो भाग है यहाँ उत्पादित किया जाता है क्या? तंबाकू। और संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक मैंने आपको बताया कि तंबाकू उत्पादन यहाँ किया जाता है। ये ग्रीन मार्कर से मैं आपको यहाँ शो कर देती हूँ कौन सा क्षेत्र हो गया? तंबाकू उत्पादन क्षेत्र। और तंबाकू के बाद हम बात करते हैं एक और अन्य फसल कौन सी? बागवानी कृषि। यानी बागवानी कृषि वो कृषि होती है जिसमें साग सब्जी और फूलों का उत्पादन किया जाता है, जो विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों के चारों ओर उत्पादित की जाती है। तो बागवानी कृषि भी यहाँ उत्पादित की जाती है। और कौन सा क्षेत्र? ये वाला जो महान झीलों के आसपास वाला जो औद्योगिक क्षेत्र वाला भाग है वो वाला भाग इसमें आ जाएगा
बागवानी कृषि के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एक और कृषि आती है रसदार फलों की कृषि। और जब से मैंने आपको जलवायु के बारे में वर्णन करना शुरू किया है तब भी मैंने आपको बताया था कि रसदार फलों की कृषि जो है वो मुख्य रूप से कौन सी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में, या हम कहें कि CS जलवायु वाले क्षेत्रों में रसदार फलों की कृषि की जाती है, जिसमें आता है कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट, जहां पर अंगूर, संतरा, नींबू और अंजीर, कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट जो है यहाँ कौन सी फसल, रसदार फलों की कृषि की जाती है, जहां CS जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र जहां पाया जाता है वहां कौन सी कृषि, रसदार फलों की कृषि। और एक और यहाँ कृषि आती है, या हम कहते तो फसल आती है कौन सी, गन्ना। गन्ना यानी गेहूं, मक्का, कपास, तंबाकू, बागवानी कृषि, इनके साथ साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो गन्ने की भी फसल यहाँ उत्पादित की जाती है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय फसल है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ने की फसल उत्पादित की जाती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यानी संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो AM जलवायु वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, AM जलवायु वाला क्षेत्र। और उसमें भी अगर हम बात करें तो क्यूबा का जो द्वीप है, कौन सा, वेस्ट इंडीज में क्यूबा द्वीप जो है इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को, क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ क्या है, गन्ना विशेष रूप से बोया जाता है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। एक और यहाँ की मुख्य विशेषता कि यहाँ उपनिवेश काल के दौरान क्यूबा में ब्रिटिश पूंजीपति जो होते थे उनके गन्ने के बड़े बड़े बागान होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, लेतिफूंदियो। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है, लेतिफूंदियो। इसको आप विशेष रूप से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लेतिफूंदियो। आपसे पूछा जाए क्या है तो क्यूबा में ब्रिटिश लोगों के गन्ने के बागान जो हैं जिन्हें क्या कहा जाता था, लेतिफूंदियो कहा जाता था। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है। कौन सा क्षेत्र है, क्यूबा, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है में एक द्वीप आता है क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और यहाँ जो पूंजीपति थे, ब्रिटिश पूंजीपति, उनके जो गन्ने के बागान थे उन्हें क्या कहा जाता था, लेतिफूंदियो। इस प्रकार आज हम लोगों ने अध्ययन किया हमारे इस वीडियो के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक क्रियाकलाप हमने पढ़ना शुरू किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ कृषि, उद्योग, यहाँ पाए जाने वाले खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसके अलावा यहाँ की जो परिवहन की सुविधाएं हैं, ये आर्थिक क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, जिनमें हमने 1 बाय 1 अध्ययन शुरू किया है। और आज हमने देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कृषि के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आई होगी। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोगों ने शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे। उन शॉर्ट नोट को पढ़ते हुए एक बार फिर से यह वीडियो आप रिवाइज कीजिए और इसकी डिटेल कोई सी बुक से आप पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ही मेरा यह वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।